भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान कहते हैं, मौलिक नहीं है, व्यावहारिक संविधान है। भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण अपनाया गया है। शक्तियों का पृथक्करण होता क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स इसे कहते हैं। कैसे इस सिद्धांत का विकास किया गया है, क्यों किया गया है, कैसे यह सिद्धांत अमेरिका, ब्रिटेन, भारत इन तीनों देशों में लागू है। बच्चों, इन सारी बातों के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब संविधान की ही विशेषताओं की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग संविधान की एक बड़ी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम संसदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। और बच्चों, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री और मेन दोनों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ रखा था सारी चीजें उसी क्रम में, क्योंकि कल हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, तो उसी संविधान की विशेषताओं के क्रम में ये बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है। तो हम लोग संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से वर्क करता है, इन्हीं सारी बातों के विषय में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र कहते किसे हैं, डेमोक्रेसी कहते किसे हैं? वैसे तो डेमोक्रेसी के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा आगे करेंगे जब प्रेम्बल पढ़ेंगे, क्योंकि फिलॉसफी प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, उद्देशिका संविधान का दर्शन है। और लोकतंत्र भी एक दार्शनिक अभिव्यक्ति है। लोकतंत्र केवल एक सरकार की प्रणाली नहीं है, केवल एक सरकार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक जीवन का दर्शन है। जीवन का दर्शन है। कैसे होता है वो हम लोग आगे इस बात की चर्चा करते रहेंगे जब चर्चा आएगी। तो ये बात तो सत्य है कि हम लोगों ने डेमोक्रेटिक पैटर्न अपनाया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार। अर्थात सरकार लोगों से मिलकर बनती है, सरकार लोगों की भागीदारी से, लोगों के सहयोग से चलती है और सरकार पर नियंत्रण ही लोग रखते हैं। तो इस प्रकार लोगों की सरकार है लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम लोगों की सरकार कहते हैं। तो अभी लोकतंत्र के विषय में इतना पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। क्योंकि प्रेम्बल में डेमोक्रेसी शब्द लिखा गया है, तो क्यों लिखा गया है, किस उद्देश्य से लिखा गया है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, उन सारे लोकतांत्रिक प्रणाली को, लोकतंत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। या यूं समझो कि लोकतंत्र क्या है, शासन प्रणाली है। तो शासन प्रणाली को अभी हम लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बांट लेते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बांट लेते हैं। तो देखो बच्चों, अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म की सरकार बनती है, अलग अलग नेचर की सरकार बनती है। स्विट्जरलैंड की सरकार का पैटर्न अलग है, श्रीलंका की सरकार का पैटर्न अलग है, फ्रांस की सरकार का पैटर्न अलग है, हमारी सरकार का पैटर्न अलग है, अमेरिका की सरकार का पैटर्न अलग है। हर देशों में सरकारों के बनाने और चलाने का पैटर्न थोड़ा बहुत अंतर रहता है, क्योंकि वह उस देश की परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाता है, बनाया जाता है, ढाला जाता है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ध्यान से इसको सुनना, जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सभी देशों की शासन व्यवस्थाओं को कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यानी कॉन्सेप्ट दो ही है, एक है संसदीय प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली। कॉन्सेप्ट दो ही है। तो संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट और अध्यक्षात्मक प्रणाली का कॉन्सेप्ट। संसदीय प्रणाली का जो जनक है वो ब्रिटेन है। सबसे पहले ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का जन्म हुआ और अध्यक्षात्मक प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ। ये शासन प्रणालियों के दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इसके अतिरिक्त शासन प्रणालियों के अलग अलग रूप भी बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के रूप भी बनाए जाते हैं। जैसे संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली को मिला के बना लिया, उसको कहा अर्ध अध्यक्षात्मक, क्वासी प्रेसिडेंशियल, या क्वासी पार्लियामेंट्री, अर्ध संसदीय, यानी आधा अध्यक्षात्मक प्रणाली का लक्षण, आधा संसदीय प्रणाली का लक्षण। जब आधा आधा मिलाएंगे तो कहीं संसदीय को ज्यादा महत्व देंगे, कहीं अध्यक्षात्मक को ज्यादा महत्व देंगे। इस तरीके से हर देश में अलग अलग प्रणाली हो सकती है। लेकिन बच्चों, हमने फिर कहा कि कॉन्सेप्ट के रूप में, संकल्पना के रूप में दो तरीके का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री फॉर्म सबसे पहले विकसित हुआ ब्रिटेन में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म सबसे पहले विकसित हुआ अमेरिका में। इसको हिंदी में राष्ट्रपतीय प्रणाली भी कहते हैं, इसको हिंदी में राष्ट्रपतीय प्रणाली भी कहते हैं। और संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्रीय प्रणाली भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों? ऐसा इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो प्रेसिडेंट है वही वास्तविक मुखिया होता है, वही सरकार चलाता है। सरकार चलाता है प्रेसिडेंट। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो अमेरिका में सरकार कौन चला रहा है? जो बाइडेन चला रहे हैं, वो प्रेसिडेंट है, तो उसको कहते हैं राष्ट्रपतीय प्रणाली। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया है, प्रधानमंत्री सरकार चलाता है। ब्रिटेन में
प्रधानमंत्री सरकार चलाता है। भारत में मोदी जी सरकार के वास्तविक मुखिया हैं, ब्रिटेन में ऋषि सुनक हैं सरकार के वास्तविक मुखिया। तो यहाँ शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में है सरकार चलाने की, इसलिए इसको कहते हैं प्रधानमंत्री सरकार। इसको प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। देखो बच्चों, इस संसदीय प्रणाली को या प्रधानमंत्री सरकार को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। इस शब्द को जरा ध्यान से सुनना, समझना, लिखना। वेस्टमिंस्टर है, मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं इंग्लिश में वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर प्रणाली है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्यों कहते हैं? अब ध्यान से देखो, कल हम लोगों ने जब पढ़ा था संविधान की विशेषताएं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता अपनाई गई है। समझा है हम लोगों ने कल? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी। और आपको पता है कि ब्रिटेन की संसद कहाँ स्थित है? वो जगह है वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर लंदन में एक जगह है, लंदन में स्थान है। और इसी वेस्टमिंस्टर नामक जगह पर ही ब्रिटेन की संसद बनाई गई है। इसी वेस्टमिंस्टर नामक जगह पर ही ब्रिटेन की संसद बनाई गई है। और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। इसलिए ब्रिटेन की शासन प्रणाली को, जिसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, उसे वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप चाहे कहें संसदीय प्रणाली, चाहे आप कहें प्रधानमंत्री प्रणाली, चाहे आप कहें वेस्टमिंस्टर प्रणाली, इन तीनों का अर्थ एक ही है। इन तीनों का अर्थ एक ही है। ये तीनों प्रणालियां एक ही हैं। इनको कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला कैबिनेट ही शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था होती है, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है। तो बच्चों, ये हो गया डेमोक्रेसी के दो भाग, संसदीय और अध्यक्षात्मक। अब आज के अध्ययन में हम लोग इस बात की तुलना करेंगे, इस बात का अध्ययन करेंगे कि संसदीय प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है, कैसे दोनों देशों में सरकारें बनती हैं, दोनों की विशेषताएं क्या क्या हैं, दोनों के गुण और दोष क्या हैं। हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, ये बात हम सब जानते हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली कैसे अपनाई गई है, क्यों अपनाई गई है, और भारत में संसदीय प्रणाली कैसे कार्य करती रही है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो बच्चे, एक एक चर्चा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली को समझते हैं। तो इसके लिए हम दो कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम संसदीय प्रणाली, दूसरी तरफ हम लिखेंगे अध्यक्षात्मक प्रणाली। क्योंकि बहुत सारी हमारे पेजेस आएंगे, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पार्लियामेंट्री सिस्टम लिख देंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे और पेजेस पर, आगे के पेजेस पर, क्योंकि बहुत सारे पेजेस प्रयोग करेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दो कॉलम हमने बना लिए। अब दोनों की अलग अलग विशेषताएं लिखेंगे, तो दोनों की विशेषताएं भी होती चलेंगी, दोनों के बीच अंतर भी आपको पता चलता चलेगा साथ ही साथ। तो देखो बच्चों, पार्लियामेंट्री सिस्टम वह सिस्टम होता है जहां शक्तियों का लचीला पृथक्करण पाया जाता है। कल पढ़ा है हम लोगों ने, याद करो आप, शक्तियों का पृथक्करण पढ़ा है और लचीला और कठोर पृथक्करण पढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहें, लचीले पृथक्करण का मतलब है शक्तियों का समन्वय का सिद्धांत पाया जाता है, शक्तियों का समन्वय पाया जाता है। तीसरे शब्दों में आप कहो तो यहाँ पर विधायिका यानी संसद और कार्यपालिका के मध्य एवं कार्यपालिका के मध्य, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये बात कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं एक तरीके से। तो संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जो शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित है। शक्तियों का लचीला पृथक्करण क्या होता है? जहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच दूरी नहीं होती, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है, और इस प्रकार शक्तियों के बीच सहयोग और सामंजस्य का सिद्धांत पाया जाता है। तो ऐसी प्रणाली को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा भी था भारत और ब्रिटेन के विषय में, ये तो चर्चा कल हम लोगों ने कर लिया था, आज रिवीजन हो गया उसका। अब देखो बच्चों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इसका ठीक उल्टा होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। लचीला पृथक्करण नहीं है, यह शक्तियों का कठोर पृथक्करण है। शक्तियों का कठोर पृथक्करण होने के नाते नियंत्रण और संतुलन का कठोरता से पालन होता है। भारत में भी नियंत्रण और संतुलन है, लेकिन नियंत्रण और संतुलन में भी लचीलापन है। लचीलापन इसलिए है क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक घनिष्ठ संबंध मौजूद होता है, विद्यमान होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन शक्तियों के कठोर बंटवारे के अधीन होता है। इसलिए बड़े कठोर तरीके से नियंत्रण और संतुलन होता है, क्योंकि वहां विधायिका और कार्यपालिका के बीच दूरी पाई जाती है।
यहाँ घनिष्ठ संबंध नहीं होता। नो लिख दिया मैंने। नो लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है, तो अमेरिकी सिस्टम में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ एक दूरी पाई जाती है। यहाँ दूरी पाई जाती है, दोनों के मध्य, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य दूरी होती है। दूरी होने का अर्थ ये हो गया कि विधायिका के सदस्य ना तो कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं और ना ही कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। कार्यपालिका के सदस्य ना तो विधायिका की गतिविधियों में भाग लेते हैं, ना उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम लोग जानते हैं घनिष्ठ संबंधों में क्या चलता है कि मंत्री लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग लेते हैं। अभी 7 दिसंबर से सदन का सत्र शुरू होने वाला है, तो सदन का सत्र शुरू होने वाला है, तो आप देखेंगे कि सारे मंत्री लोकसभा और राज्यसभा की गतिविधियों में भाग लेते हैं और सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। बच्चों, अध्यक्षात्मक प्रणाली में ना तो अमेरिका के मंत्री कांग्रेस की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वहां की विधायिका कांग्रेस है, तो अमेरिका के मंत्री ना तो कांग्रेस की बैठकों में भाग ले सकते हैं, ना ही कांग्रेस यानी अमेरिका की विधायिका अमेरिका के मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, सवाल नहीं पूछ सकते, और ना ही अमेरिका के मंत्री अमेरिका की विधायिका यानी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी भी नहीं होते। तो इस एक्सप्लेनेशन से मैंने बताया कि दोनों सिस्टम अपोजिट सिस्टम है ना, अपोजिट, दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट सिस्टम है। तो ये हो गया संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता के कुछ पॉइंट। अब बच्चों देखो, पेज चेंज करने जा रहा हूँ, पेज चेंज करके यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखूंगा और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लिखूंगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखो, जहां संसदीय प्रणाली की सरकार होती है वहां पर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? सरकार चलाने वाला अंग होता है। जो सरकार चलाने वाला अंग होता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। ये तो हम लोगों ने समझा सरकार के बंटवारे में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, तो ये सरकार चलाने वाला अंग है। तो ये दो तरीके का होता है अंग। कैसा होता है? एक होता है नाम मात्र का, सेरिमोनियल होता है, सेरिमोनियल होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव। यह है रियल एग्जीक्यूटिव, यह है नाम मात्र की नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल या सेरिमोनियल, और यह है रियल। तो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, दो तरीके की कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका को कहते हैं राष्ट्र का मुखिया, राष्ट्राध्यक्ष, और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसको कहते हैं सरकार का अध्यक्ष, वो सरकार का मुखिया होता है। वास्तव में जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझो इसे, एग्जाम्पल लें तो भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, जानते तो हैं, आगे चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र का मुखिया है, और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, सरकार का अध्यक्ष है। ठीक उसी तरीके से बच्चों ब्रिटेन में अगर आप देखो तो ब्रिटेन में ताज राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र का मुखिया है, और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है, सरकार का अध्यक्ष है। तो भारत में हमने क्या देखा? हमने देखा कि दो तरीके की कार्यपालिका है। ब्रिटेन में भी दो तरीके की कार्यपालिका है। एक राष्ट्रपति है जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, सेरेमोनियल हेड होता है, नाम मात्र का प्रधान है, उसे हम राष्ट्र का मुखिया कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। दूसरा प्रधानमंत्री होता है जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, प्रधानमंत्री ही वास्तव में सरकार चलाता है। तो ये दो प्रकार की प्रणाली है। अब इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि राष्ट्र का अध्यक्ष अलग व्यक्ति होगा, सरकार का अध्यक्ष अलग व्यक्ति होगा। यही तो समझा हम लोगों ने कि राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष का पद एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, दोनों पद दो अलग अलग व्यक्तियों के पास होंगे। तो दोनों पद दो अलग अलग व्यक्ति के पास होंगे, यानी राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष का पद भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। एक ही व्यक्ति के पास दोनों पद नहीं होते, दोनों पद अलग अलग व्यक्तियों के पास होते हैं। समझ में आ गई ये बात? भारत से अगर आप थोड़ा कंपेयर करो तो और आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे राष्ट्रपति है नाम मात्र का प्रधान, प्रधानमंत्री है वास्तविक प्रधान, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये मोदी जी हैं, ये सिस्टम हो गया। अब देखो आते हैं हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बच्चों एकल कार्यपालिका होती है, एक ही कार्यपालिका होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव पाया जाता है, एकल कार्यपालिका पाई जाती है। अब एकल कार्यपालिका पाई जाती है, इसका मतलब है कि यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं होता, नहीं होता। यहाँ पर राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया है, राष्ट्रपति ही राष्ट्र का मुखिया है, दोनों पद एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं। तो राष्ट्रपति ही यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष भी है और राष्ट्रपति ही यहाँ का सरकार का अध्यक्ष भी है, सरकार का अध्यक्ष भी है। तो राष्ट्रपति ही राष्ट्र का अध्यक्ष है और राष्ट्रपति ही सरकार का अध्यक्ष है, दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बताया राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष का पद भिन्न भिन्न होता है। सॉरी, ये फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ होगा। यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष का पद भिन्न भिन्न नहीं होता है, एक व्यक्ति में निहित होता है। एक व्यक्ति में निहित होता है। एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति भी होगा, राष्ट्र का अध्यक्ष भी होगा, और एक ही व्यक्ति सरकार का अध्यक्ष भी कहलाएगा। जैसे अमेरिका में जो बाइडन ही वहां के राष्ट्र के मुखिया हैं और जो बाइडन ही वहां के सरकार के मुखिया हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की अगली विशेषता हो गई। ठीक है, अब आप नेक्स्ट विशेषता देखो। तो ये तो फिफ्थ हो गई। चलो नेक्स्ट 6 नंबर पर पहुंचते हैं। तो फिर से वही कॉलम, पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अगली विशेषता देखो बच्चों, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में मंत्री दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तुलना में अधिक उत्तरदायी माना जाता है, अधिक जिम्मेदार मानते हैं। तो देखो कैसे मानते हैं, यहां पर मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। मंत्रियों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। तो मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व कैसे चलता है, देखो मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व, एक जितने मंत्री होते हैं पहले तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, और दूसरा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब क्या है, लिख लो फिर समझाता हूं। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी का मतलब हुआ कि एक मंत्री जो भी निर्णय लेता है, एक मंत्री जो भी निर्णय लेता है वो अपने निर्णय के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं कोई निर्णय लेता हूं तो मैं अपने निर्णय के लिए खुद जिम्मेदार हूं। आप निर्णय जो लेते हैं, आप निर्णय अपने लेने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो ये हुआ निजी तौर पर उत्तरदायित्व, अर्थात व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व। दूसरी बात होती है बच्चों सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मान लो आप अपने घर में कोई भी निर्णय लेते हो तो उस निर्णय की जिम्मेदारी पूरे घर की मानी जाएगी, आपकी अकेले की नहीं मानी जाएगी। मैं कोई निर्णय लूं अपने घर में तो मेरा निर्णय पूरे घर का निर्णय माना जाएगा, और कोई भी जिम्मेदारी अगर होगी तो घर के सभी सदस्यों पर उसकी जिम्मेदारी आएगी, मेरे ऊपर नहीं आएगी। आप अगर अपने घर में कोई निर्णय लेते हैं तो आपका निर्णय अगर व्यक्तिगत निजी तौर पर आप उस निर्णय के लिए जिम्मेदार हैं तो वो व्यक्तिगत उत्तरदायी कहलाएगा। लेकिन आपने अपने घर में कोई निर्णय लिया और उस निर्णय को घर के सभी लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, बड़ा अच्छा निर्णय लिया आपने, बड़ा बढ़िया निर्णय ले लिया आपने, बड़ा बढ़िया निर्णय ले लिया आपने, तो घर के सारे लोग उस निर्णय के लिए जिम्मेदार होंगे, घर के सारे लोग उस निर्णय के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इसका मतलब होगा कि उस निर्णय के लिए घर के सारे लोग जिम्मेदार माने जाएंगे। तो जब बच्चों घर के सारे लोग जिम्मेदार माने जाएंगे तो उसको कहेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व। समझ में आ गया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व के बीच का अंतर। तो अब देखो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्तरदायी कैसे होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और सामूहिक रूप से सरकार के सामूहिक रूप से विधायिका के निचले सदन के प्रति, निम्न सदन के प्रति, निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो इसको कि व्यक्तिगत रूप से भारत में सारे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राष्ट्रपति के प्रति होंगे, क्योंकि सारे मंत्रियों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है और सारे मंत्रियों को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। तो भारत में सारे मंत्री जो निर्णय लेंगे निजी तौर पर वो सारे निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं। यानी राष्ट्रपति ही उन्हें पद पर बनाए रखता है, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पहली बात हो गई। अब देखो दूसरी बात, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात। विधायिका के निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे यहाँ विधायिका का निम्न सदन कौन है, विधायिका है संसद, निम्न सदन क्या है बच्चों, लोकसभा है। तो लोकसभा के प्रति, अब इसको लिख लो, समझाता हूं मैं आपको, लिख लो फिर समझाता हूं। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो एक अकेला मंत्री नहीं, सारे मंत्री जिम्मेदार माने जाएंगे। तो एक मंत्री अगर कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय के लिए अकेला मंत्री जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री, मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री होते हैं वो सारे के सारे मंत्री जिम्मेदार माने जाएंगे। जैसे मैंने घर वाला एग्जाम्पल दिया आपको, तो एक मंत्री निर्णय लेगा और पूरी मंत्रिपरिषद उस निर्णय से सहमत है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद उस निर्णय के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। कहां, लोकसभा के भीतर, लोकसभा के भीतर पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार मानी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ
कि लोकसभा केवल उस मंत्री से जवाब नहीं मांगेगी जिसने निर्णय लिया था, बल्कि लोकसभा को जवाब चाहिए पूरे मंत्रिपरिषद से, पूरे मंत्रिपरिषद से। यानी अगर वह मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है तो कोई दूसरा मंत्री दे जो दे सकता है, वह भी नहीं दे सकता तो प्रधानमंत्री दे। पूरी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होगी, पूरी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होगी उस मामले के प्रति। ठीक इसी तरीके से बच्चों ब्रिटेन की यदि बात करें तो ब्रिटेन में प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से ताज के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि वहां राष्ट्राध्यक्ष ताज है और वहां का जो निचला सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है, इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व हो गया और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व हो गया। समझ में आ गया आपको? व्यक्तिगत रूप से मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि चैट मैंने ऑफ करा रखा है तो मैं जान ही नहीं सकता, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, जहां संसदीय प्रणाली है, जैसे भारत में अपने यहाँ संसदीय प्रणाली है, तो हमारे यहाँ जो मंत्री हैं जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री है ना, ये सारे मंत्री लोग हैं। तो इन सारे मंत्रियों की निजी तौर पर जिम्मेदारी द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति होगी। जो निर्णय लेंगे उस निर्णय को निजी तौर पर वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार मानेंगे, यानी राष्ट्रपति चाहे, द्रौपदी मुर्मू जी चाहे तो किसी भी मंत्री को पद से हटा सकती हैं। एक बात ये हो गई। अब देखो दूसरी बात कि हमारे यहाँ निचला सदन लोकसभा है, तो प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों से मिलकर बनने वाली जो सभा है उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं, उसको आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों से मिलकर बनने वाली सभा, समुदाय, संगठन मंत्रिपरिषद कहलाता है। इस मंत्रिपरिषद का अगर कोई एक निर्णय किसी एक मंत्री के द्वारा लिया जाता है तो उस निर्णय के लिए लोकसभा में अकेला वह जिम्मेदार मंत्री नहीं होगा, अकेला वह मंत्री जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्री लोकसभा में जिम्मेदार होंगे। यानी अगर लोकसभा कहती है कि आपने जो निर्णय लिया है मुझे विश्वास नहीं है, हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री के खिलाफ नहीं आएगा, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आएगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ आएगा। इसे कहेंगे बच्चों सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से मंत्रियों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अब देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आते हैं हम लोग, यहाँ पर मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व नहीं होता, मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व है, क्योंकि मंत्रियों की वहां की विधायिका में कोई रोल होता ही नहीं। मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते, कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते, कांग्रेस के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व होता है, किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। तो सारे मंत्री सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अमेरिका में सारे मंत्री सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं बस, और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, किसी के प्रति। तो बच्चों देखो सबसे ज्यादा उत्तरदायी व्यवस्था कौन सी है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोहरा उत्तरदायित्व है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म कम उत्तरदायी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ मंत्रियों को केवल एक जिम्मेदारी निभानी है, राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ मंत्रियों को दो जिम्मेदारी निभानी है, राष्ट्रपति के प्रति भी निभानी है, लोकसभा के प्रति सबके साथ मिलजुल कर निभाना है, सामूहिक रूप से निभाना है। तो ये बच्चों दो तरीके का सिस्टम हो गया उत्तरदायित्व का। चलो अब अगले पार्ट पर आते हैं हम लोग। अच्छा, पहले फिर से दो कॉलम बनाया हमने, एक तरफ लिखा हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरी तरफ लिखा हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मंत्रियों की नियुक्ति है, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यता, शर्तें, ये सब तय की जाती हैं। जैसे देखो समझते हैं हम लोग, लिखते हैं फिर समझते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता या शर्त, जो कुछ भी कह लो, का प्रावधान होता है, का प्रावधान होता है। कैसे? जैसे आप जानते हो हमारे यहाँ मंत्री कैसे बनते हैं, पता होगा आपको। जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो, उसी को मंत्री बनाया जाता है। जो दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए, 6 महीने के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वह मंत्री पद को कंटिन्यू रखना चाहता है तो तब उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ये हुआ मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता या शर्त है हमारे यहाँ। आ गया समझ में? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। उसके बाद मंत्री तभी बना रहेगा जब 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं सदस्यता लोकसभा या राज्यसभा की उसे मिल जाए। ये हो गया। अब बच्चों प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई योग्यता नहीं होती, ऐसी कोई शर्त नहीं होती। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म में राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है। यानी यहां पर राष्ट्रपति
मंत्री की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है। यहां पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, पूरी तरीके से आजाद है। अब आप कहोगे हमारे यहाँ भी तो प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, मंत्री बना सकता है जिसे चाहे। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मंत्री उसे ही बनाता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, और जो नहीं है तब वो उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिन्हें वह जानता है कि वह 6 महीने के भीतर सदस्यता दिला देगा, बस। जैसे हमारे विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर, तो जब एस जयशंकर को मंत्री बनाया गया तब वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें 6 महीने के भीतर राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, और वाह क्या क्वालिटी वाले विदेश मंत्री हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी दशा में हमारे यहाँ सदन का सदस्य होना जरूरी है, अमेरिकी सिस्टम में सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। तो राष्ट्र, अच्छा अब आप बताओ, अगर आपको दे दिया जाए कुछ लोगों को चुनने को कि भाई कुछ लोगों को चुनो किसी काम के लिए, और कोई भी रोक टोक ना हो आप पर कि किसको चुनोगे आप, तो आप किसको चुनोगे? सबसे पहले आप उन लोगों को चुनोगे जिन पर आप ज्यादा विश्वास करते हो, जो आपके नजदीकी होंगे, जो आपके खास होंगे। तो आप अपने नियर डियर को सबसे पहले मौका दोगे, चुनोगे, क्योंकि आप अपने विश्वास पात्र लोगों पर विश्वास कर सकते हो, दूसरे लोगों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो बच्चों ठीक वैसा ही होता है। इसलिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो अपने विश्वास पात्रों को मंत्री नियुक्त करता है, विश्वास पात्र को प्रमुखता देता है मंत्री की नियुक्ति में, और वह अपने विश्वास पात्र को प्रमुखता देता है मंत्री की नियुक्ति में। इसलिए अमेरिका का मंत्रिमंडल किचन कैबिनेट कहलाता है। देखो बच्चों, अमेरिका के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट कहते हैं। अब समझो किचन कैबिनेट क्या है। किचन कैबिनेट, अमेरिका के मंत्रिमंडल के लिए किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के मंत्रिमंडल के लिए, ब्रिटेन और भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए। क्यों अमेरिका के लिए? इसलिए किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्री बनाने के लिए स्वतंत्र है, किसी को भी मंत्री बना सकता है। तो वह अपने नियरेस्ट डियरेस्ट सबसे करीबी और विश्वास पात्र लोगों को मंत्री बनाता है, तो उसे किचन कैबिनेट कहते हैं। तो बच्चों किचन शब्द क्यों प्रयोग में लाया गया? अब ये तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई किचन शब्द क्यों प्रयोग में लाया गया, तो किचन शब्द क्यों प्रयोग में लाया गया। देखो, जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो क्या करते हो? उसे ड्राइंग रूम में बैठाते हो, चाय नाश्ता कराते हो, और उसके बाद फिर बाय करके उसे अलविदा कह देते हो। लेकिन मान लो आपके यहाँ कोई बहुत खास आपका दोस्त आ गया, बहुत पुराना मित्र आ गया आपको, तो क्या आप उसे ड्राइंग रूम में बैठा के चाय बनाने जाओगे अंदर? नहीं, आपको चलो किचन में चलते हैं, साथ साथ खड़े खड़े चाय भी बनाते हैं और बातें भी करते हैं। तो वो आपका बहुत खास है, आपका बहुत करीबी है, बहुत खास, बहुत करीबी होने के कारण आप उसे किचन तक ले जाते हो। तो किचन शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जो किचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, खास लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप अपने लिए भी कह सकते हो कि आपका भी किचन कैबिनेट होगा, आपके जो दोस्त हैं या आपके परिवार के सदस्य हैं या किसी भी जो जिनसे आप सलाह लेते हो कोई भी काम करने से पहले। आप यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया आपने, तो आपने किसी से सलाह लिया कि कर लेते हैं, चाहे परिवार के सदस्य से लिया, दोस्त से लिया, किसी से भी। तो आप कोई भी निर्णय करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले जिन लोगों से सलाह ले लेते हो, जिन पर विश्वास करते हो कि ये हमें गलत सलाह नहीं देंगे, उन लोगों का जो समूह है वो आपके लिए किचन कैबिनेट कहलाता है। तो बच्चों जब हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो पॉलिटिकली किचन कैबिनेट अमेरिकी मंत्रिमंडल के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य देशों के मंत्रिमंडल, भारत, ब्रिटेन जैसे देशों के मंत्रिमंडल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो बच्चों ये विशेषता हो गई मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में। चलो अब आगे की बात करते हैं 7वें पॉइंट के बाद, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है। ध्यान से सुनना फिर समझना, सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको। अस्थिर होता है। समझो, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री कितने समय के लिए बनता है भारत में, तो आप क्या जवाब दोगे? अब मुझे तो पता नहीं चलेगा आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि मैंने चैट तो ऑफ करवा रखा है। तो अपने लिए तो भारत का प्रधानमंत्री कितने समय के लिए बनता है? 5 साल के लिए बनता है, आप सामान्यतः कहते हो, सामान्यतः आपको ऐसा लगता है। लेकिन बच्चों जब हमने सरकार का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नहीं चुनते हम 5 साल के लिए, मंत्री नहीं चुनते हम 5 साल के लिए। क्या चुनते हैं हम? लोकसभा चुनते हैं 5 वर्ष के लिए। हम क्या करते हैं? हम लोकसभा चुनते हैं 5 वर्ष के लिए, और लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिल जाता है वही दल सरकार बनाता है, और जब तक उसका लोकसभा में बहुमत और विश्वास बना रहता है तब तक सरकार बनी रहती है। जैसे ही लोकसभा में विश्वास खो जाए वैसे सरकार गिर जाती है। जैसे जैसे
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो केवल 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री बने। अब लोकसभा तो पूरी चुनकर आई ना, लेकिन केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। क्यों? क्योंकि लोकसभा में उन्हें विश्वास नहीं मिला 13 दिन के बाद। फिर जब दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए तो लगभग 13 महीने नहीं था एग्जैक्टली, लगभग 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर लोकसभा में विश्वास नहीं रहा उनका, तो फिर प्रधानमंत्री नहीं रहे। फिर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वे लगभग अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। तो देखो यहां पर सरकार का कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, 5 साल नहीं है, अस्थिर है। किस पर निर्भर है? सरकार का कार्यकाल किस पर निर्भर है? सरकार का कार्यकाल किस पर निर्भर है? निम्न सदन के विश्वास पर, निम्न सदन के विश्वास पर, निचले सदन के विश्वास पर। यानी भारत में निचला सदन क्या है? लोकसभा। तो भारत में लोकसभा के विश्वास पर सरकार का कार्यकाल निर्भर है। लोकसभा के विश्वास पर सरकार का कार्यकाल निर्भर है। जबकि बच्चों अमेरिका में क्या होता है? अब अमेरिका में समझो, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, स्थिर होता है, उसमें चेंज नहीं होता। सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है या स्थिर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है तो कितने समय के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए, 4 इयर्स के लिए चुना जाता है। तो 4 वर्ष से पहले उसके कार्यकाल को कोई खतरा नहीं रहता, कोई खतरा नहीं रहता। अब दिमाग में यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि भ्रष्टाचार कर दे तो, अपराध कर दे तो देखो गलत बातें करने की इजाजत तो किसी को नहीं है। हम तो अच्छी अच्छी बातों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सरकार अच्छी अच्छी बात करते हुए गिर जाती है, तो गलत बातें करने की इजाजत तो नहीं होगी। तो अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया तो 4 वर्ष तक उसके कार्यकाल को कोई खतरा नहीं रहता। स्वाभाविक सी बात है कि वह 4 वर्ष तक कोई भी बेहतर निर्णय लेकर के लागू कर सकता है, बेहतर निर्णय लागू कर सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल निश्चित होता है, कार्यकाल स्थिर होता है। अब बच्चों देखो अगली बात, हमने बताया कि सरकार का कार्यकाल निम्न सदन के विश्वास पर निर्भर करता है, ये संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन चूंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार का कार्यकाल फिक्स होता है, इसलिए ऐसी कोई विशेषता यहां नहीं पाई जाती। यानी सरकार का कार्यकाल यहां विधायिका पर निर्भर नहीं करता, विधायिका के विश्वास पर निर्भर नहीं करता। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई विशेषता अमेरिकी शासन प्रणाली में पाई नहीं जाती। तो आप देख रहे होंगे कि अमेरिकी व्यवस्था और ब्रिटिश व्यवस्था दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चल रही हैं ना, दोनों विपरीत प्रणालियां हैं। चलो अगली विशेषता की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी भारत की व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अमेरिका की व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम में निम्न सदन को यानी निचले सदन को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल के रूप में, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, या हम लोग कहते हैं विघटन कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है या विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है या राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? भंग करने या विघटन करने का अर्थ क्या होता है, इसको समझो। देखो लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, ये तो तय है, ये तो हमने अभी आपको बताया कि संविधान में लिखा है लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। आगे लोकसभा का गठन कैसे होता है विस्तार से, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे ना, सारी चर्चा होगी विस्तार से, चिंता करने की बात नहीं है। तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो लोकसभा को भंग करने या लोकसभा का विघटन करने का अर्थ होता है कि लोकसभा 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन अगर 5 साल से पहले लोकसभा का कार्यकाल समाप्त करने की घोषणा कर दी जाए, कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। अगर 5 साल से पहले लोकसभा का कार्यकाल समाप्त करने की घोषणा कर दी जाए तो इसे कहते हैं लोकसभा भंग करना या लोकसभा का विघटन करना। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम लागू है। बच्चों अमेरिकन सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। वहां जो निचला सदन है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को अमेरिका में भंग नहीं किया जा सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। तो बच्चों ये 2 अलग अलग प्रणालियां हैं, ये इन दोनों अलग अलग प्रणालियों की विशेषताएं हैं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर कहीं कोई डाउट है तो क्वेश्चन लिख के रखना। अंतिम 10 मिनट में मैं अपने लिए चैट ऑन करवा दूंगा, तो मुझे चैट से क्वेश्चन भेज देना, मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। तो अगर कहीं कोई डाउट है तो इसको आप नोट करके रख लो, फिर हम लोग वहां पर लेंगे। तो देखो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच की विशेषताएं बता दी, दोनों की विशेषताएं बता दी, और दोनों का अंतर भी क्लियर हो गया क्योंकि दोनों को साथ साथ हमने पढ़ लिया। बच्चों दोनों की तुलना भी क्लियर हो गई, सारी चीजें हो गई, दोनों के मध्य अंतर भी हो गया, दोनों की विशेषता भी हो गई, दोनों के मध्य तुलना भी हो गई, इससे कवर हो गया यहाँ पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में
पहले गुण की चर्चा करते हैं, क्या विशेषता होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में और क्या विशेषता होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। दोनों के गुण की चर्चा करते हैं, गुण और दोष, मेरिट डिमेरिट। तो दोनों की मेरिट डिमेरिट क्या है, तो अब मेरिट की चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे बड़ा गुण है यह अधिक उत्तरदायी प्रणाली है। अधिक उत्तरदायी प्रणाली है। अधिक उत्तरदायी प्रणाली का मतलब क्या हुआ, हमने अभी आपको बताया था कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है। तो जब मंत्री दो तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा जिम्मेदार व्यवस्था होगी। और अमेरिका में मंत्रियों की एक ही जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति के प्रति, कम जिम्मेदार व्यवस्था होगी, कम उत्तरदायी व्यवस्था होगी। तो ये अधिक उत्तरदायी प्रणाली है पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरी बात बच्चों, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका लाभ ये है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य हमेशा सहयोग बना रहता है, टकराव जन्म नहीं लेता, अर्थात टकराव नहीं होता, क्योंकि अमेरिकी सिस्टम में होता है। कल हम लोगों ने शक्ति पृथक्करण में पढ़ा है, शक्ति पृथक्करण में हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना। तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग बना रहता है। तीसरी बात देखो बच्चों, तीसरी बात देखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री मंत्री कैसे बनाता है, मंत्री बनाने के लिए निर्णय कैसे लेता है। देखो, जब प्रधानमंत्री मंत्री बनाता है तो वह यह कोशिश करता है कि देश के अलग अलग भागों से मंत्री बने। दक्षिण से भी कुछ लोग आ जाएं, नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ लोग आ जाएं, वेस्ट भारत से भी कुछ लोग आ जाएं, यानी देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहता है। एक बात। दूसरी बात, हमारे देश में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी है। तो जब वह मंत्री नियुक्त करता है तो वह चाहता है कि देश के अधिकांश समुदाय का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल के माध्यम से सुनिश्चित हो जाए। वह यह भी सुनिश्चित करता है मंत्री के चयन में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि जो हमारा प्रधानमंत्री है, जब वह मंत्रिमंडल की रचना करता है तो मंत्रिमंडल की रचना में देश का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यानी मंत्रिपरिषद में, या यूं कह लो सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। क्यों व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है? व्यापक प्रतिनिधित्व इसलिए सुनिश्चित होता है क्योंकि देश के अलग अलग भागों से मंत्री बनाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि देश के हर भाग का प्रतिनिधित्व उसे सरकार में, मंत्रिमंडल में देना पड़ेगा। क्यों मजबूरी है? मजबूरी इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लोकसभा के विश्वास पर कार्यकाल निर्भर रहता है। अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा तो जल्द ही लोकसभा में विश्वास खो देगा, और अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास खो देगा तो सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि वह मंत्रिपरिषद का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के मूल गुण हैं, ये मूल लाभ हैं, मेरिट हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पाए जाते हैं। तो अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो मूल गुण हैं वो कौन कौन से हैं, मूलभूत गुण हैं कौन कौन से हैं? इसका मूलभूत गुण है, पहली बात देखो, सरकार का कार्यकाल स्थिर होता है। तो सरकार का स्थिर कार्यकाल होता है, तो सरकार के स्थिर कार्यकाल के कारण प्रभावी निर्णय लिया जा सकता है, प्रभावी निर्णय के अवसर रहते हैं, प्रभावी निर्णय लिया जा सकता है, बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। जबकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बेचारा डरता रहता है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल स्थिर तो होता नहीं है। जब सरकार का कार्यकाल स्थिर नहीं होता तो स्वाभाविक सी बात है कि कभी भी किसी निर्णय से सरकार का कार्यकाल गिर सकता है, जा सकता है। तो हमेशा प्रधानमंत्री डरता रहता है और इफेक्टिव निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इफेक्टिव निर्णय लिए जाते हैं। देखो बच्चों, पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ दोष भी हैं, उन दोषों की चर्चा करेंगे हम लोग। उन दोषों में पहली बात है दल बदल का दोष होता है, आगे अभी बताते हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म दल बदल से मुक्त रहता है, क्योंकि अमेरिका की सरकार का मंत्री अमेरिका की इच्छा पर चुना जाता है, वो किसी दल, संसद का, किसी भी कांग्रेस के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो दल बदल की संभावना ही नहीं होती। दल बदल के दोष से यहाँ की सरकार पूरी तरीके से मुक्त होती है। तीसरी बात, दल बदल के साथ भी अनेक राजनीतिक दोष होते हैं। सरकार राजनीतिक दोषों से मुक्त हो जाती है। सरकार राजनीतिक दोषों से मुक्त इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार के मंत्री कांग्रेस के प्रति जिम्मेदारी नहीं होते। जब सरकार के मंत्री कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार ही नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दोष जन्म लेगा ही नहीं। तो जो अमेरिकी सरकारें होती हैं, अमेरिकी सरकारें दल बदल के दोष से, दल बदल के विषय में आप जानते ही होंगे
आगे हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो अमेरिकी सरकारें दल बदल के दोष से मुक्त होती हैं, अमेरिकी सरकारें राजनीतिक दोष से मुक्त होती हैं, बेहतर निर्णय लेने की हमेशा संभावना होती है। ये अमेरिकी सिस्टम का गुण होता है। अब देखो दोनों के दोष भी हैं अपने अलग अलग। कौन कौन से दोष हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम के दोष हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के दोष हैं। यानी दोनों की अपनी अपनी सीमाएं भी हैं, कमियां भी हैं। दोष है, सीमाएं हैं, कमियां हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से दोष हैं? देखो बच्चों, पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा दोष क्या है कि प्रभावी निर्णय की संभावना नहीं होती। प्रभावी निर्णय की संभावना कम होती है। कम क्यों कम होती है? क्योंकि सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है। सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है, इसलिए प्रभावी निर्णय की संभावना कम हो जाती है संसदीय शासन प्रणाली में। दूसरी बात बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली में दल बदल का दोष जन्म लेता है। हम लोग देखते हैं कि दल बदल का प्रयोग सरकार को गिराने के लिए प्रायः किया जाता है। अभी आपने कुछ राज्यों में एग्जाम्पल देखे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से दल बदल का दुरुपयोग करते हैं सरकार को गिराने के लिए। और जब दल बदल का दोष उत्पन्न होता है तो दल बदल के साथ साथ और भी बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। राजनीतिक दोष, अनेक राजनीतिक दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ कमियां पाई जाती हैं। जब पार्लियामेंट्री सिस्टम में कमियां हैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी कमियां हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या कमी होती है? सबसे बड़ी कमी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कि यहाँ विधायिका, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, उन्हीं से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव की संभावना बनी रहती है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव की संभावना बनी रहती है। निरंकुश निर्णय की संभावना बनी रहती है। सरकार में संकीर्ण प्रतिनिधित्व पाया जाता है। कैसे? अब समझो, एक एक को समझो। देखो, हमने बताया कि अमेरिकी प्रणाली का दोष है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव होता है। ये चीज कल समझ चुके हैं हम लोग, कल तो पढ़ा है हम लोगों ने कि जब शक्ति पृथक्करण पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि अमेरिकी सिस्टम में विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो बनी रहती है वहां पर और होता रहता है, हमने एग्जाम्पल भी देकर आपको समझाया। दूसरी बात, निरंकुश निर्णय की संभावना रहती है क्योंकि कार्यकाल स्थिर है। 4 साल तक राष्ट्रपति को कोई पद से हटा नहीं सकता। तो अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे 4 साल तक जैसा निर्णय लेना चाहे ले। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि प्रधानमंत्री को हर निर्णय के लिए लोकसभा में अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है, अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री सोच समझकर निर्णय लेता है जिससे कि लोकसभा में उसका विश्वास बना रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति को ऐसा सोचना समझना नहीं होता। तो ये अमेरिकी सिस्टम का दोष हो गया। अगला दोष कि सरकार में संकीर्ण प्रतिनिधित्व। तो हमने अभी बताया था विशेषता में बताया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति अपने खास लोगों को, अपने विशेष लोगों को मंत्री पद देता है। क्यों? किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। तो किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हो गया? किचन कैबिनेट के कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पीपल। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पीपल। तो जो नजदीकी लोग के समूह होते हैं, उन नजदीकी लोगों के समूह को वो मंत्री बना लेता है। मंत्री बनाने में वो ये ध्यान नहीं रखता कि अमेरिका के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, अमेरिका के हर समुदाय का प्रतिनिधित्व हो। वो यह सुनिश्चित नहीं कर पाता और उसे यह देखने की जरूरत भी नहीं होती क्योंकि किचन कैबिनेट बनाना है उसे। तो बच्चों, अमेरिका की सरकार में संकीर्ण प्रतिनिधित्व पाया जाता है। अब देखो, ये हमने आपको दोनों सिस्टम के विषय में बताया, दोनों सिस्टम के गुण और दोष के विषय में बताया। अब ये तो एक कॉन्सेप्चुअल चर्चा हो गई ना, ये तो कॉन्सेप्चुअल चर्चा हो गई दोनों सिस्टम के बारे में। अब इस कंसेप्चुअल चर्चा के बाद हमको यह समझना है कि हमने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई, क्योंकि ये तो तय है, ये तो हमको पता है कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है अपने देश में। तो सवाल ये उठता है कि हमने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई है। अब संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई है? क्योंकि हमने दोनों सिस्टम को समझ लिया है। हमने बहुत कंसेप्चुअली समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, कहीं कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन लिख लेना, अंतिम 10 मिनट में भेज देना। अंतिम 10 मिनट में मैं क्वेश्चन लूंगा। आपके मन में ये होता होगा कि मैं अंतिम 10 मिनट में ही क्वेश्चन क्यों लेता हूं, चैट क्यों ऑन करता हूं? क्योंकि मैंने शुरू में 2 दिन चैट मैंने पूरे देखे थे, तो मुझे लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है पढ़ने के प्रति, बिल्कुल नहीं है। न जाने क्यों उन्होंने एडमिशन लिया है या किसी ने दिलवाया है, जो कुछ भी है गॉड नोज, और वो जाने, उनको पता है, भगवान को पता है। तो स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे लगा कि चैट को ऑफ कर देना ही ठीक है, जिससे कि आपका भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। और चैट मैंने इसलिए भी ऑफ करवाया जिससे कि आप डिस्टर्ब ना हो आपस में, आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें। और पढ़ने के बाद अंतिम 10 मिनट में जब हम लोग चैट ओपन करेंगे तो खूब क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मान लो 10 मिनट में आपके सवाल मैं नहीं ले पाता हूँ, चैट से मिस हो जाता है, बहुत तेजी से चैट आगे बढ़ता है, तो हमने पहले भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। हम एक सेशन रखेंगे और वो सेशन केवल डाउट का सेशन होगा।
उसमें हम आपके केवल डाउट लेंगे, पढ़ाएंगे है ही नहीं, नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट लेंगे। तो एक सेशन ऐसा भी रख लेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्लान कर ली हैं इस तरीके से। तो चलो अब चर्चा करते हैं, आगे की बात हम लोग चर्चा करते हैं कि हमने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई, क्योंकि ये तो पता है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तो चलो हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण। तो हम लोग अब भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण, ये तो पता है, हमने बताया कि हमने संसदीय प्रणाली अपना रखी है, कैसे अपनाई है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण क्या है? देखो बच्चों, पहली बात, स्वतंत्रता के पूर्व से भारत में प्रचलित थे। चलो एक बार समझा देता हूं फिर लिखा देता हूं, पहले इसको समझ लो फिर मैं लिखाता हूं, लिखता नहीं हूं मैं, समझा देता हूं, मैं इसको समझा देता हूं फिर मैं आपको लिखाता हूं। देखो, जब हमें आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद संविधान सभा में, क्योंकि संविधान सभा तो बन ही चुकी थी, संविधान सभा में इस बात पर डिस्कशन शुरू हुआ कि भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई जाए, संसदीय प्रणाली ठीक रहेगी या अध्यक्षात्मक प्रणाली ठीक रहेगी। स्वाभाविक सी बात है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अध्यक्षात्मक प्रणाली के पक्ष में अपनी राय रखी और संविधान के कुछ सदस्यों ने संसदीय प्रणाली के पक्ष में अपनी राय रखी। अलग अलग सदस्यों ने दोनों के विषय में अपनी अपनी राय रखी। जब दोनों प्रणालियों के विषय में राय रखी गई तो फिर चर्चा होना स्वाभाविक था, चर्चा हुई और चर्चा के बाद संविधान सभा ने बहुमत से यह निर्णय किया कि भारत के लिए संसदीय प्रणाली ही उपयोगी होगी, अध्यक्षात्मक प्रणाली उपयोगी नहीं होगी। चर्चा के बाद बहुमत से यह निष्कर्ष निकाल लिया गया। तो ऐसे कौन से कारण थे जिनके आधार पर चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत के लिए संसदीय प्रणाली ही उपयोगी होगी? हम लोग उन्हीं कारणों की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात, यह तर्क दिया गया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली स्वतंत्रता के पहले से प्रचलन में रही है। दूसरे शब्दों में कहो तो अंग्रेजों ने भारत में जो शासन की नींव स्थापित की वो संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर स्थापित की। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली थी, तो संसदीय प्रणाली होने के नाते भारत में भी उन्होंने संसदीय प्रणाली के आधार पर सरकार बनाने और सरकार चलाने का प्रावधान किया। तो अगर हम उसी प्रणाली को आजादी के बाद भी कंटिन्यू कर लेते तो वो ज्यादा सुविधाजनक होता, ज्यादा आसान होता, क्योंकि हमारे देश की सरकार और प्रशासन की संरचना संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर अंग्रेजों ने बनाई थी, तो उसको कंटिन्यू करना आसान था। अच्छा, मान लो अगर हम इसके बजाय अध्यक्षात्मक अपनाते तो हमें जो सरकारी मशीनरी, जो प्रशासनिक ढांचा, जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, हमें उसे पूरा नष्ट करना पड़ता और एक नई व्यवस्था नए सिरे से निर्मित करनी पड़ती, जिसका हमें कोई अनुभव भी नहीं था, कोई अनुभव भी नहीं था। और संसदीय प्रणाली का थोड़ा बहुत अनुभव तो हमने लिया ही था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग, भारत के लोग विधायी परिषद में नियुक्त होके जा रहे थे, निर्वाचित होके जा रहे थे, सरकार में काम कर रहे थे, कुछ लोग मंत्री बन रहे थे, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट बन रहे थे, नौकरशाह बन रहे थे। भारत के लोगों को इस सिस्टम में काम करने का, कुछ लोगों को ही सही, लेकिन अनुभव तो था। अमेरिकन सिस्टम अपना लेते तो कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए बच्चों ये तय किया गया कि हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं अपनाएंगे और पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग अपना लेंगे। पहला रीजन ये था कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अपनाया। दूसरी बात बच्चों, हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारे देश में एक उत्तरदायी किस्म की सरकार बने, एक उत्तरदायी प्रकार की सरकार बने। तो आपने दोनों की तुलना देखी, हमने दोनों की तुलना कराई, तो सबसे उत्तरदायी सरकार कौन सी है? तो संसदीय और अध्यक्षात्मक में से संसदीय। क्यों? दोहरा उत्तरदायित्व है मंत्रियों का, इसलिए संसदीय प्रणाली के पक्ष में फेवर किया गया। तीसरी बात, हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि सत्ता के शीर्ष पर सरकार की इकाइयों के बीच टकराव न हो, जबकि अमेरिका में क्या होता है, हमने लिखा अभी सीमा में लिखा कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव जन्म लेता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष जन्म लेता रहा है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था हम बनाएं जिससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग और सामंजस्य बना रहे, टकराव जन्म न ले, सत्ता के शीर्ष पर टकराव होना उचित नहीं होता। और यह व्यवस्था केवल संसदीय प्रणाली में थी, अध्यक्षात्मक प्रणाली में यह गुण नहीं था। और चौथी बात बच्चों, हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि जब हमारे देश में भविष्य में सरकारें बने तो सरकार बनने के दौरान जो मंत्रियों का चयन हो वो पूरे देश से हो और देश के हर भाग, हर समुदाय, लगभग हर समुदाय का प्रतिनिधित्व, हर बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में रिफ्लेक्ट करे, दिखलाई पड़े। दूसरे शब्दों में समझो कि भारत विविधता युक्त देश है, इसलिए मंत्री चुनने में एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। मंत्री चुनने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये कहाँ संभव था? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में संभव था, क्योंकि सरकार बनाने में व्यापक प्रतिनिधित्व केवल पार्लियामेंट्री सिस्टम में संभव है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में संभव नहीं है। ये कारण थे बच्चों जिन कारणों से हमारे संविधान निर्माताओं ने यह निश्चय किया कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई जाएगी,
अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी। तो हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं अपनाई है ना। तो चलो लिखो, अब लिखो इसे। हमने पहला पॉइंट लिखा है, इसे पूरा करते हैं। लिखो, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण। लिखो, पहला पॉइंट पूरा करो इसे, पूरा करो इसे। लिखो, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित रही है। स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित रही है। संसदीय प्रणाली प्रचलित रही है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे जारी रखना, स्वतंत्रता के पश्चात इसे जारी रखना अधिक सुविधाजनक होता। स्वतंत्रता के पश्चात इसे जारी रखना अधिक सुविधाजनक होता। स्वतंत्रता के पश्चात इसे जारी रखना अधिक सुविधाजनक होता और इसमें कोई बाधा नहीं थी, और इसमें कोई बाधा नहीं थी या कोई समस्या नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संविधान निर्माता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संविधान निर्माता एक उत्तरदायी प्रकार की सरकार स्थापित करना चाहते थे। संविधान निर्माता एक उत्तरदायी प्रकार की सरकार स्थापित करना चाहते थे या अधिक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना चाहते थे, जैसा भी लिखो। और संसदीय प्रणाली अधिक उत्तरदायी प्रणाली होती है, और संसदीय प्रणाली अधिक उत्तरदायी प्रणाली होती है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अध्यक्षात्मक प्रणाली में, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव पाया जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव पाया जाता है, जबकि संविधान निर्माता, जबकि संविधान निर्माता सत्ता के शीर्ष पर, जबकि संविधान निर्माता सत्ता के शीर्ष पर किसी टकराव से बचना चाहते थे। संविधान निर्माता सत्ता के शीर्ष पर किसी टकराव से बचना चाहते थे। और फोर्थ पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट लिखो, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में सरकार के अंतर्गत, संसदीय प्रणाली में सरकार के अंतर्गत व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। संसदीय प्रणाली में सरकार के अंतर्गत व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए यह प्रणाली अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए यह प्रणाली अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। तो बच्चों, ये हो गया संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली का एक तुलनात्मक विश्लेषण। अब हमने संसदीय प्रणाली अपनाई तो है, लेकिन संविधान में कहां लिखा है पता है आपको? ये बात संविधान में कहां लिखी है? सोचो, संविधान में कहां लिखी है? बता तो सकते नहीं हो मुझे, लेकिन सोच के रखना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो समझना कि आप सही थे या गलत थे, आप सही थे या गलत थे, सोचना, सोच के रखना। तो भारत में संसदीय प्रणाली का वर्णन कहां है, कहां लिखी गई है? पूरे संविधान में संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं है। अब लो, अभी तो आप कहोगे कि इतनी देर से पढ़ा रहे हैं कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, और अब कह रहे हैं कि संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग ही नहीं है। तो बच्चों, संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है। अब ये निष्कर्ष कैसे निकालते हैं? जब लिखा ही नहीं संविधान में संसदीय शब्द, तब निष्कर्ष कैसे निकालते हैं? बच्चों, तब निष्कर्ष इस आधार पर निकालते हैं कि संसदीय प्रणाली की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, जो संसदीय प्रणाली की आधारभूत विशेषताएं हैं, उनको हमने भारतीय संविधान में शामिल कर रखा है, उनको हमने भारतीय संविधान में जगह दे रखी है, और उन्हीं प्रावधानों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है। उन्हीं प्रावधानों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है। कैसे? अब देखो, समझो, अब समझो। तो हमने लिखा कि संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, किंतु संविधान में वर्णित
प्रावधानों के आधार पर निष्कर्ष प्रतिपादित होता है या निष्कर्ष निकलता है कि संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, कि संसदीय प्रणाली का वर्णन है या संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। कैसे है बच्चों? अब देखो हमने ये तो बताया कि संसदीय प्रणाली हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, संविधान में लिखी गई हैं, जिसके आधार पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। अब देखो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली की स्थापना करते हैं। चलो आगे बताते हैं आपको, यहाँ पर नहीं अगले पेज पर लिखता हूँ मैं। आर्टिकल 53 क्लॉज 1 और आर्टिकल 74 क्लॉज 1 अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी लिख लो, आगे और अच्छे से इनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताएंगे, आगे इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे, अभी लिख लो और थोड़ा समझ लो। देखो आर्टिकल 53(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका मतलब सरकार चलाने की शक्ति, पहले बताया है मैंने, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। 74(1) ये कहता है, आर्टिकल 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से, सलाह से कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। अच्छा, मंत्रिपरिषद के परामर्श का स्टेटस क्या होता है? मंत्रिपरिषद का परामर्श या सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की राय के कोई निर्णय नहीं ले सकता। अगर ऐसा करे तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है, तो बेहद गंभीर परिणाम होते हैं। तो देखो दो बातें लिखी हैं, इन दोनों बातों को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे आगे जब राष्ट्रपति शुरू करेंगे। इसके ठीक बाद क्वेश्चन आंसर के बाद राष्ट्रपति शुरू करेंगे। जब राष्ट्रपति शुरू करेंगे तो इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो इन दोनों बातों का अगर निष्कर्ष निकालो, इन दोनों बातों का निष्कर्ष निकालो तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। क्यों? क्योंकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये बात आर्टिकल 74(1) में लिखी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। इसका मतलब हो गया दो प्रधान है, कार्यपालिका के दो मुखिया हैं। अब कार्यपालिका के दो मुखिया कहाँ पाए जाते हैं? संसदीय प्रणाली में पाए जाते हैं या अध्यक्षात्मक प्रणाली में? तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? संसदीय प्रणाली में पाए जाते हैं। तो बच्चे संसदीय प्रणाली अपनाई गई। एक प्रावधान तो ये है, अब देखो दूसरे प्रावधान पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। एक तो ये हो गया, अब दूसरा प्रावधान है आर्टिकल 75 क्लॉज 2 है और आर्टिकल 75 क्लॉज 3 आगे पढ़ेंगे विस्तार से। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 ये कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रसाद पर्यंत शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको आगे पढ़ेंगे जब चर्चा करेंगे, अभी छोड़ते हैं, अभी सरल भाषा में लिखते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रति मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। और आर्टिकल 75(3) ये संसदीय प्रणाली की आधारशिला मानी जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संसदीय प्रणाली की आधारशिला क्या होती है। तो संसदीय प्रणाली की आधारशिला होती है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को संसदीय प्रणाली की आधारशिला कहते हैं। तो बच्चों आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा है। अब बच्चों ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ना, ये संसदीय प्रणाली की आधारशिला माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि संसदीय प्रणाली की आधारशिला क्या है, तो इसे संसदीय प्रणाली की आधारशिला कहेंगे। चारों ऑप्शन देंगे, चारों ऑप्शन संसदीय प्रणाली की विशेषता होगी, उनमें से एक चुनना होगा तो ये चुनेंगे। अब आप देखो इन दोनों का निष्कर्ष निकालो। अगर इन दोनों का निष्कर्ष निकालो तो इन दोनों का निष्कर्ष क्या होगा? मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है। मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है। तो बच्चों ये मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व कहाँ पाया जाता है जरा बताओ? मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है संसदीय प्रणाली में। अध्यक्षात्मक सिस्टम में तो मंत्रियों का अकेला उत्तरदायित्व होता है, अकेले उत्तरदायी होते हैं मंत्री राष्ट्रपति के प्रति। दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है
संसदीय प्रणाली में। तो देखो बच्चों, हमने बताया कि जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो दोहरी कार्यपालिका और दूसरा दोहरा उत्तरदायित्व। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है, ये अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है। यानी इसी आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई नहीं गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ कमियां समझ लेते हैं। मेन एग्जामिनेशन में अगर आता है लिखने के लिए कि क्या भारत में संसदीय प्रणाली में कोई कमी है, कोई समस्या है, तो हाँ, कुछ समस्या आई है, कुछ कमी आई है। तो भारत में संसदीय प्रणाली में क्या समस्या है, क्या कमी है, हम लोग उस कमी को चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके उपाय पढ़ लेते हैं ना। तो भारत में संसदीय प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण या समीक्षा। तो भारत में संसदीय प्रणाली स्वतंत्रता के बाद से प्रभावी तरीके से लागू की जाती रही है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां, कुछ सीमाएं उत्पन्न हो गई हैं। क्या सीमाएं उत्पन्न हो गई हैं बच्चों? देखो, पहली बात तो आप जानते हो, दल बदल का दोष। हमने दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया है, लेकिन उस संविधान संशोधन के बाद भी दल बदल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दल बदल की बुराई बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आई। अब देखो, दूसरी बात राजनीति का अपराधीकरण है। राजनीति का अपराधीकरण है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ यह है कि आपराधिक छवि के लोग राजनीति में आ रहे हैं और चुन के भी आ रहे हैं। लोकसभा में ऐसे 43% लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। राज्यसभा में ऐसे 22% लोग हैं इस समय। तो स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ी संख्या है जनप्रतिनिधियों की जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इन्हीं में से लोग मंत्री बनते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। राजनीति में नैतिकता का पतन और भ्रष्टाचार। देखो, हमने कहा कि संसदीय प्रणाली की सरकार अधिक उत्तरदायी होती है। अब संसदीय प्रणाली की सरकार जब उत्तरदायी सरकार है तो कोई जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? जब ईमानदार लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, कर्मठ लोग होंगे, तभी तो जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाई जाएंगी। जिम्मेदारी निभाने वाले लोग भी और जिनके प्रति जिम्मेदारी निभाई जानी है उनमें भी अगर गिरावट आ जाए, नैतिकता में करप्शन आ जाए, तो जो जिम्मेदारी की भावना है वो कमजोर हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न हुई है। इसके अलावा राजनैतिक उत्तरदायित्व, सुनिश्चित करने के तरीकों का अभाव। बच्चों, राजनीतिक उत्तरदायित्व क्या है? देखो, जैसे हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अब अगर हमारे संसदीय क्षेत्र में हमें कोई भी समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, या सड़कें अच्छी नहीं हैं, या साफ सफाई नहीं है, या कोई भी काम प्रशासनिक विभागों के द्वारा होना है, अधिकारी तंग कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं मान लो। अब अगर इन सारी काम को करने के लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़ करके उनसे शिकायत कर सकें और वो हमारी शिकायत का समाधान कर सकें, क्या ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। एक बार चुनाव होने के बाद ढूंढते रह जाओगे, फिर जब इलेक्शन होगा तो फिर दिखाई पड़ेंगे, बीच में गायब। ऐसी व्यवस्था तो नहीं चाहिए हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां आपका जनप्रतिनिधि आपके नजदीक हो, आप जब चाहे उससे मिलने, आप जब चाहे उससे अपनी समस्या कह दें और वो आपकी समस्या का समाधान कर दे। इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था है ही नहीं हमारे देश में। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो सिस्टम में दोष होंगे, सिस्टम में कमियां होंगी। अगली बात, निर्वाचन संबंधी बहुत सारे दोष हैं। निर्वाचन संबंधी सुधार नहीं किए गए हैं। हम आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव लड़ने से रोक नहीं पाते हैं। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता नहीं है, तो राजनीतिक सुधारों का अभाव है। राजनीतिक सुधारों का अभाव है। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को जो फंड मिलता है उसका ऑडिट होना चाहिए।
राजनीतिक दलों के विषय में हमको आरटीआई से जानकारी मिलनी चाहिए, ये सारी बातें हैं ही नहीं। इनको हम कहते हैं राजनीतिक सुधारों का अभाव है, राजनीतिक सुधारों का अभाव है। तो ये कमियां हैं बच्चों जो पिछले वर्षों में हमारे सिस्टम में दिखलाई पड़ रही हैं, जो हमारी संसदीय प्रणाली को थोड़ा कमजोर करती हैं। लेकिन ये कमियां अस्थायी तो है नहीं, परमानेंट तो है नहीं। हम चाहें तो सुधार करके इन कमियों को दूर कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और कमियों को दूर कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, सुझाव क्या होगा या उपाय क्या होगा इन कमियों को दूर करने का? पहली बात है बच्चों कि अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। अब जीरो टॉलरेंस क्या होता है? जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम कुछ भी नहीं सहेंगे, हम कुछ भी नहीं सहेंगे। अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं तो हम कुछ भी नहीं सहेंगे। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो इसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना। दूसरी बात, राजनीति में नैतिकता का विकास करना। राजनेताओं के लिए नैतिक संहिता, राजनेताओं के लिए नैतिक संहिता, आचरण संहिता का निर्माण करना। नैतिक संहिता का मतलब नैतिकता के नियम, आचरण संहिता का मतलब है आचरण के नियम। ये सिफारिश सेकंड एआरसी ने भी की है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। यह सिफारिश सेकंड एआरसी ने भी कर रखी है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कर रखी है। राजनीतिक सुधार करना और उत्तरदायित्व के साधन विकसित करना, जिससे राजनीति को उत्तरदायी बनाया जा सके। उत्तरदायित्व के साधन विकसित करना, तभी राजनीति संवेदनशील होगी। निर्वाचन संबंधी सुधार किए जाएं और जन जागरूकता, लोगों में जागरूकता की वृद्धि हो और जन भागीदारी, लोगों की राजनीति में सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी की वृद्धि की जाए। अगर बच्चों ये सुधार हम लोग कुछ अपना लेते हैं तो इन सुधारों के माध्यम से हम अपनी संसदीय प्रणाली को बहुत अधिक सफल बना सकते हैं, हम अपनी संसदीय प्रणाली को प्रभावी बना सकते हैं। तो ये सुधार करने पड़ेंगे हमें और इन सुधारों के माध्यम से संसदीय प्रणाली सफल बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गया संसदीय प्रणाली भारत में काम कर रही है, तो काम तो कर ही रही है, बेहतर भी है क्योंकि उत्तरदायी वाली प्रणाली है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित भी करती है। लेकिन फिर भी ये कमियां आ गई हैं, अगर इन कमियों को दूर कर लें तो और बेहतर हो जाएगी और प्रभावी हो जाएगी। अब देखो बच्चों, हमने संसदीय प्रणाली अपनाई तो है, लेकिन हमारी संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। अब जब ब्रिटेन से ली गई है तो हम लोग भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की तुलना कर लेते हैं। भारत और ब्रिटेन दोनों की तुलना कर लेते हैं, दोनों की संसदीय प्रणाली की, क्योंकि दोनों जगह संसदीय प्रणाली है। भारत में भी संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन इन संसदीय प्रणालियों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो बच्चों क्या अंतर है? देखो, यहाँ पर पहली बात, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। पढ़ा है ये सारी चीजें हम लोगों ने, बस यहाँ पर हम लोग एक साथ कंपाइल कर रहे हैं, जिससे कि अगर आता है लिखने के लिए, आता है क्वेश्चन, तो हम लोग इसको लिख सकें। बच्चों ब्रिटेन में क्या है? हमने क्या पढ़ा है? हमने ब्रिटेन में पढ़ा है कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। पढ़ रखा है हम लोगों ने ना, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने। दूसरी बात बच्चों, भारत में लिखित संविधान अपनाया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आप जानते हो कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, यानी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे हम ब्रिटेन का संविधान कह सकें। परंपराओं, न्यायाधीशों के निर्णय, विधि शास्त्रियों के विचार, किताब, इन सब पर निर्भर है ब्रिटेन का संविधान। इन सारी बातों से मिलकर बनता है ब्रिटेन का संविधान। तो लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। तीसरी बात बच्चों, भारत में संघीय प्रणाली है। अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है, लिख लो आप इसे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली है। देखो ये क्या होता है, संघीय और एकात्मक क्या होता है? संघीय प्रणाली उसे कहते हैं जहां केंद्र और राज्यों के बीच रिलेशन होते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, उसे संघीय प्रणाली कहते हैं। लेकिन ऐसी प्रणाली जहां ये बंटवारा ना हो, सारी शक्तियां केंद्र में हो, उसे एकात्मक कहते हैं। तो ब्रिटेन एकात्मक है और भारत संघीय है।
आगे चर्चा करेंगे, इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग संघीय और एकात्मक। अगली बात देखो, ब्रिटेन भारत में गणतंत्र है, भारत गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, गणतंत्र और राजतंत्र का